अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज़ मेक्स अ लाइफ सीरीज़ में मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो NMD कैट के लेवल पे बेसिकली कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। डाइजेशन के पिछली वीडियो में मैंने डाइजेशन के कुछ MCQs डिस्कस किए थे। ये उसका बेसिकली कंटिन्यूटी में ये उसका मैं सेकंड पार्ट 2 जो है वो इसको अपलोड करने जा रही हूँ। MCQs नंबर 25 ये है कि सलाइवा में क्या क्या चीज़ें, सलाइवा की कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें बेसिकली शामिल हैं। तो सलाइवा की कंपोजिशन में पहली चीज़ जो है वो वाटर एंड म्यूकस है। दूसरी चीज़ जो है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर सॉल्ट्स हैं आपके पास। और तीसरी चीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम अमाइलेज भी है और पटायालीन भी है। आपने यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ें, एक तो आपने कंपोजिशन याद रखनी है कि कंपोजिशन में 3 चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, वाटर, म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सॉल्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। फेडरल की बुक में जो है वो इस अमाइलेज का दूसरा नाम वहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आपने इस दूसरे नेम को अच्छे से याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, पटायालीन है। फिर इन्हीं के इसने वाटर और म्यूकस का उसने फंक्शन भी डिस्कस किया और ये सब चीज़ों का फंक्शन, इन तीनों कंपोजिशन का उसने फंक्शन डिस्कस किया कि वाटर और म्यूकस क्या करते हैं, लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइमी लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से खाना सॉफ्ट होता है, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड होती है और खाना अच्छे से च्यू किया जा सकता है और ओइसोफेगस में गुजारा जा सकता है। वाटर एंड म्यूकस के फंक्शन को याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है, आप खुद याद रख सकते हैं कि देखें आपके मुंह में अगर अच्छे से थूक मौजूद है, म्यूकस मौजूद है, तभी तो खाना अच्छे से सॉफ्ट हो सकता है, च्यू हो सकता है और इजीली पास किया जा सकता है ओइसोफेगस में। दूसरा फंक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट का और सम अदर सेल्स के बारे में लिखा है कि इसका फंक्शन जो है ये एंटीसेप्टिक का फंक्शन है, लेकिन इसका मेन फंक्शन ये है कि ये फूड की pH को मेनटेन करती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है अच्छे से कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर सॉल्ट्स का एक फंक्शन ये है कि एंटीसेप्टिक के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपसे मेन फंक्शन पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि फूड की pH को मेंटेन करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि फ्रेश सलाइवा की, अगर मैं MCQs नंबर इसको 26 का नाम दूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेश सलाइवा बेसिकली व्हाट इज़ द pH ऑफ फ्रेश सलाइवा, तो आपने कहना कि ये एल्कलाइन है और इसकी pH जो है वो 8 है। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्विकली लूज कर देता है और उसकी pH क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। तो आपने ये अच्छे से याद रखना है कि फ्रेश सलाइवा जो होती है उसकी pH 8 होती है, लेकिन जो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लूज कर देता है तो इसकी pH जो होती है वो 6 हो जाती है। फिर इसके बारे में अमाइलेज या पटायालीन का फंक्शन ये बताया जाता है कि बेसिकली ये स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज, आइसोमाल्टोज या पॉलीसेक्राइड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। आगे जो है वो एक चीज़ मेंशन की हुई है कि इवेंट्स ड्यूरिंग द स्वेल्विंग के दौरान कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ जो है फेडरल की बुक में मेंशन है, लेकिन यहाँ से थोड़ी उन्होंने एलेबोरेट करके पेश किया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इसमें लिखा हुआ है कि टंग जो होती है वो अपवर्ड भी मूव करती है और बैकवर्ड भी मूव करती है। ठीक है, और उसकी वजह से बोलस जो आपका खाना मैंने बताया था, बोलस जो होता है वो बैक में चला जाता है, माउथ कैविटी के बैक में जाएगा। खाना कैसे, टंग मूव करेगी अपवर्ड और बैकवर्ड, और इसकी वजह से खाना जो होता है वो बैक ऑफ द माउथ कैविटी में चला जाता है। अब बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमने 2 कैविटीज़ को क्लोज करना है, एक नेज़ल कैविटी को हमने बंद करना है और दूसरी हमने विंड पाइप की ओपनिंग को बंद करना है। अब इस दोनों ओपनिंग को बंद करने में टंग का स्ट्रक्चर यह है कि टंग जब बैकवर्ड की तरफ मूव करती है, यहाँ पर देखें टंग जब बैकवर्ड की तरफ मूव करती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉफ्ट पैलेट रेज हो जाते हैं और इसकी वजह से नेज़ल कैविटी क्लोज हो जाती है। दूसरे टाइम पर ये क्या करती है कि एपिग्लोटिस को कहती है कि तुम लोअर हो जाओ और इसकी वजह से जो है वो विंड पाइप भी क्लोज हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ। आप इन 2 चीज़ों को देखें, मैंने लिखा है कि टंग की मूवमेंट मैंने बैकवर्ड लिखी है, इसकी सॉफ्ट पैलेट जो है इसकी वजह से अपवर्ड मूव कर रहा है और नेज़ल कैविटी क्लोज हो चुकी है। टंग ने कहा एपिग्लोटिस को तुम लोअर्स हो जाओ, यहाँ पे फेडरल की बुक में ये वर्ड लिखा कि टंग कॉजेज द एपिग्लोटिस टू मूव लोअर्स, एपिग्लोटिस लोअर की तरफ होता है और विंड पाइप भी क्लोज हो सकता है, तो आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं। लैरिंग्स के बारे में एक ये लिखी है कि लैरिंग्स जो होता है वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है बैक ऑफ द टंग की वजह से। अब लैरिंग्स कहाँ पे मूव कर रहा है, लैरिंग्स जो होता है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। ग्लोटिस जो होता है वो पार्टली क्लोज हो जाता है। पर आगे पे लिखा हुआ है कि जो होता है पार्टली का मतलब ये है कि आधा बंद हुआ, पूरी तरीके से ग्लोटिस जो वो बंद नहीं हुआ। तो फूड जो है ये पार्टली ओपन ग्लोटिस में एंटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एपिग्लोटिस ने क्या किया है, इस फूड को डाइवर्ट कर दिया है ताकि वो एसोफेगस से सेफली पास कर सके। फिर लिखा हुआ है कि स्वेल्विंग एक्शन यानी चबा निगलने का जो एक्शन होता है शुरू में वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि आपके अपने कंट्रोल में होता है, एकदम से खाना जो होता है वो पीछे की तरफ नहीं चला जाता। आपको मैंने याद है कि मैंने ओरल कैविटी में डिस्कस किया था कि बेसिकली आपके पास रफ प्रोजेक्शन जिनको हम पेपिलाई कहते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन को कॉज करते हैं और खाना एकदम से पीछे की तरफ नहीं चला जाता। लेकिन एक दफ़ा खाना जो है वो मुंह के पिछले हिस्से में पहुंच जाए तो तब जो आपका निगलने का प्रोसेस हो जाता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी
वो आपकी कंट्रोल में नहीं रहता, शुरू में जो होता है वो वॉलंटरी होता है। पेरिस्टाल्सिस के बारे में डिस्कस किया है, इसके बारे में हम पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये बेसिकली वो वेव है जिसके ज़रिए से खाना ओइसोफेगस से आपके एलिमेंट्री केनाल में, पूरे एलिमेंट्री केनाल में मूव करता है, ठीक है। ये एक मूव करवाने का एक ज़रिया है। एक और बात जो एक एडिशन है इस बुक में वो ये लिखी है बेसिकली कि ओकेजनली मोमेंट्स आर रिवर्स, एकदम से जिसको आप वॉमिटिंग कहते हैं, खाने की डायरेक्शन जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, खाना जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से दोबारा आपके मुंह की तरफ जाता है और जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो जाती है। तो एक ये बात है। एक एक्स्ट्रा बात और ये लिखी है कि हंगर कंट्रैक्शंस, देखिए जब आपने 12-13 घंटे से कुछ खाया नहीं होता है तो जिस बात को आप कहते हैं ना कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो पेट में चूहे दौड़ने का मतलब बेसिकली हंगर कंट्रैक्शंस है। आपको ऐसा फील हो रहा था कि बिल्कुल बस आपकी मतलब जान निकल जाएगी, आपने अगर कुछ खाया नहीं 13-14 घंटे। खैर आपने कभी इस इत्फाक से 13-14 घंटे का वक्फा तो नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें तो 13-14 घंटे के बाद जब आप ये कहते हैं कि पेट में बिल्कुल चूहे दौड़ रहे हैं, तो चूहे दौड़ने को बेसिकली आप हंगर कंट्रैक्शंस कहते हैं। और ये 12 से 24 घंटे के बाद होता है, जब आपने 12 से 24 घंटे तक कुछ नहीं खाया होता। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 12 से 24 घंटे से पहले ही भूख लग जाती है, उनको ये चीज़ जो होती है वो पहले भी फील हो जाती है। तो आप इसको उम्मीद है कि कुछ लोगों ने इसको फील किया होगा। MCQs नंबर अगर मैं 26 यहाँ पे कहूँ तो ये उसने कहा कि हंगर कंट्रैक्शन जिसको आप बेसिकली चूहे दौड़ने की बात कहते हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ये 12 से 24 घंटे के बाद भी हो सकता है। और कुछ लोगों को हंगर कंट्रैक्शंस या हंगर पेन्स जो होते हैं वो पहले भी फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। पंजाब की बुक में बेसिकली डाइजेशन के लिहाज से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा और बड़ा नीटली और क्लीन टेबल था, तो मैंने सोचा आपको इसको डिस्कस कर लूँ, उम्मीद है याद करने में आसानी होगी। लार्ज इंटेस्टाइन के पास किस तरह के सेल्स हैं, गोबलेट सेल्स हैं, और इनका फंक्शन क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं होती, एब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन होती है, और स्टोरेज होती है, और फूड की मूवमेंट होती है, प्रोटेक्शन होती है। एंड प्रोटेक्शन का वर्ड जो है वो म्यूकस से रिलेटेड है। जब भी आपके पास कहीं लिखा हुआ हो कि गोबलेट सेल्स अगर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ ही म्यूकस है, तो आपने याद रखना है। ऊपर भी ये चीज़ें आएंगी, आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि गोबलेट सेल्स है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होगी तो इसका मतलब ये कि एब्जॉर्प्शन होती है, फूड स्टोर होता है और फूड की मूवमेंट होती है। आखिर में ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास म्यूकस है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चीज़ें हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास 4 तरह के सेल्स हैं जिसके लिए मैंने ट्रिक लिखी है DGAA, DGAE। तो ड्यूडेनल सेल्स, गोबलेट सेल्स, एब्जॉर्बटिव सेल्स एंड इंडोक्राइन सेल्स। ड्यूडेनल सेल्स और गोबलेट सेल्स का फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये देखें आपके पास क्या चीज़ आ गई है, म्यूकस, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ड्यूडेनल सेल्स और गोबलेट सेल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटेक्शन कैसे होती है, बाय सिक्रेटिंग द म्यूकस। एब्जॉर्बटिव सेल्स का ये फंक्शन है कि ये सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटीरियल। ये MCQs बेसिकली इसके जो इंजाइम्स है ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक में, जहाँ पे मैंने ज्यूजेनम और इलियम समझाया था। वहाँ पे इनके इंजाइम्स आपको बताया जा रहा है कि इंटेरोकाइनेज है जिसने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया था, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और पेनक्रियाटिक लाइपेज है, ये फैटी एसिड को ग्लाइसरोल और लिपिड में कन्वर्ट करता है। ये फैटी एसिड को नहीं, सॉरी, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है। और पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है बेसिकली स्टार्च की डाइजेशन करता है। पेप्टिडेज एंजाइम्स है, सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और फ्रुक्टोज में माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारे एंजाइम्स जो है हमने पढ़े थे, ये एक टेबल फॉर्म में थे इसलिए मैंने आपको दिखा दी। इंडोक्राइन सेल्स का क्या फंक्शन है? अच्छा, मैंने एक बात आपको प्रोटेक्शन के लिहाज से म्यूकस बताई है, तो इंडोक्राइन सेल्स जहाँ पे भी लिखा हो तो आपने याद रखना है कि ये रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, और इंडोक्राइन सेल्स के ये हार्मोन है गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसने गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन बेसिकली सिक्रीट किए हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज आ जाता है। आपने पहले भी पढ़ा कि लीवर गॉल ब्लैडर को सिक्रीट करता है, तो ये लिखा है, और लीवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है, और गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल को स्टोर करता है। स्टोर करने के साथ साथ ये बाइल को कॉन्सेंट्रेट भी करता है, तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन करनी, बाइल को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। आपने ये याद रखना है कि लीवर ने अगर बाइल को सिक्रीट किया और गॉल ब्लैडर ने इसको स्टोर किया, तो गॉल ब्लैडर की अपनी कोई सिक्रीशन नहीं होती, इसका जस्ट स्टोरेज का फंक्शन है। पेनक्रियाज के बारे में लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव इंजाइम को सिक्रीट करता है। ये इंजाइम्स भी हमने सारे डिस्कस किए थे, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी हद तक मिलते भी हैं। बाइकार्बोनेट आयंस के बारे में एक चीज़ मैंने अभी पीछे MCQs में डिस्कस की थी कि जब एसिडिक आयन जो होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है, तो वो एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास बेसिकली बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि पेनक्रियाज जो है वो एसिडिक कंडीशन में अच्छे से काम नहीं कर सकता, इसलिए एसिडिटी को कम करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होते हैं। स्टमक के बारे में ये चारों सेल्स आप पहले पढ़ चुके हैं, म्यूकस सेल्स, पेरिटल सेल्स, जाइमोजेनिक सेल्स और इंडोक्राइन सेल्स। इंडोक्राइन सेल्स का वही फंक्शन है रेगुलेशन एंड सिक्रीशन ऑफ मोटिलिटी। अब आपने एक डिफरेंस जो याद रखने
कि स्टमक में जो है वो इंडोक्राइन सेल्स ने सिर्फ गैस्ट्रिन को रिलीज़ किया है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंडोक्राइन सेल्स ने जो है वो गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन 2 को रिलीज़ किया है। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। जाइमोजेनी के बारे में हमने पहले पढ़ा कि प्रोटीन डाइजेशन, पेरिटल सेल्स जो है वो स्टमक की पीएच को कम करते हैं, और म्यूकस सेल्स के बारे में भी हमने पढ़ा है कि प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन का वर्ड जो है वो म्यूकस से रिलेटेड होता है। ओवरऑल इसका फंक्शन क्या है कि मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ फूड, एंजाइमेटिक डाइजेशन, स्टोरेज एंड एब्जॉर्प्शन। ऑइसोफेगस के बारे में हमने लिखा था कि ये किसी भी चीज़ को बेसिकली कहीं पे भी यहाँ पे इसकी कोई डाइजेशन नहीं होती है, ये सिर्फ फूड को मूवमेंट फूड को मूव करवाता है फेरिंग्स से स्टमक की तरफ। तो आपको याद रखना है कि मूवमेंट के लिए हमेशा से हम पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को पढ़ते आ रहे हैं। फेरिंग्स में स्वेलिंग होती है और कुछ म्यूकस जो होता है आपके पास रिलीज होता है। इस टेबल की काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम। ये इस टेबल का पहला पोर्शन है जिसमें लिखा है कि सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह की रिलीज हो रही हैं, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, पैरोटिड। और पैरोटिस की याद रखिएगा कि पैरोटिड को कभी पैरोटिस भी कहा जा सकता है, और सब बेसिकली मैंडिबुलर को कहीं दफ़ा सब मैक्सिलरी भी कहा जा सकता है। तो इसमें देखिए कि इसने सलाइवा सिक्रेट किया फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, इसने भी सलाइवा सिक्रेट किया फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी में, लेकिन इसने सलाइवा के साथ अमाइलेज म्यूकस को किया है और इसने जस्ट सलाइवा विद म्यूकस ऑनली। यहाँ पे सलाइवा विद अमाइलेज रिलीज हुआ है और ये पोस्टीरियर कैविटी ऑफ ओरल कैविटी में ये बेसिकली सिक्रेट हुआ है। फिर लिखा है ओरल कैविटी के बारे में आपके पास लिखा है कि इसमें टीथ, लिप्स, चीक्स और टंग आ जाते हैं। टंग के बारे में ये नहीं लिखा कि कम्युनिकेशन होती है, ये क्या करते हैं, जस्ट फूड को मैनिपुलेट करते हैं, टीथ के दरमियान रखते हैं। देखें ज़ुबान से आप अपने दांत भी साफ़ कर सकते हैं, ये चीज़ें लिखी हैं, ये भी कम्युनिकेशन के लिए लिखा है। और टीथ के बारे में लिखा हुआ है कि बेसिकली ग्राइंडिंग ऑफ फूड के तौर पर। टीथ के बारे में आपने याद रखना है कि टीथ कोई भी चीज़ सिक्रीट नहीं करता है। लिप्स और चीक्स के बारे में लिखा हुआ है कि सलाइवा फ्रॉम द बुक्कल कैविटी, बुक्कल कैविटी जो है वो ओरल कैविटी का दूसरा नाम है। लिखा है कि सम म्यूकस एंड सम अमाउंट ऑफ सिरोस फ्लूइड, सिरोस फ्लूइड किसे कहते हैं, सलाइवा में जो बेसिकली जो वाटर, आपकी थूक में जो वाटर मौजूद होता है उसे आप सिरोसा या सिरोस कह सकते हैं। अब जो है ये टेबल मैंने बेसिकली इसलिए डिस्कस किया कि आप और पूरे डाइजेशन के टॉपिक को जो है वो एक जो है वो फ्लो चार्ट में याद कर सकें। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको अगला पेज भी 1 मिनट के लिए दोबारा से दिखा देती हूँ। ये इसका बेसिकली पार्ट 2 आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास ये टेबल जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसे एक टेबल के ज़रिए से आप डाइजेशन के पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपके साथ कुछ MCQs भी डिस्कस किए हैं, और इन MCQs को भी आपने अच्छे से मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ उनको शेयर करें जो एंट्री टेस्ट लेवल पे कोई कोचिंग वगैरह नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।